हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोर्स जहाँ पे हम सी सैट 2020 के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज अपने लेक्चर के साथ और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहले पॉइंटर को हम ब्लैक कर देते हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कैलेंडर से रिलेटेड। तो कैलेंडर के भी क्वेश्चंस बहुत कॉमन हैं जिसमें आपको कोई ईयर दे दिया जाता है ना। आगे भी हम इसको डिस्कस करेंगे और अच्छे से। और अभी हम क्या बेसिक क्वेश्चंस देख लेते हैं पहले कि कैसे कैसे करते हैं, उसके बाद हम कंसेप्ट को भी डिस्कस करेंगे, है ना। तो ये जो कैलेंडर वाले क्वेश्चंस होते हैं जनरली इसमें क्या होता है ना, जनरली इसमें 7 डेज़ का वीक मानना रहता है, वो तो होता ही है 7 डेज़ का वीक। और इसमें आपसे डेट पूछ लेंगे कि यार 12 जनवरी को कौन सा दिन होगा, या फिर ये जो क्या बोलते हैं ये ईयर है 2010 उसमें कितने डेज़ होंगे, 2012 जो है वो किस डेट से स्टार्ट होगा, कौन से डे से स्टार्ट होगा। आपको दे देंगे 2009 का, आपको दे देंगे 2009 जो है वो लेट्स से 1 जनवरी वॉज ऑन लेट्स से मंडे, ठीक है, 1 जनवरी वॉज ऑन मंडे। तो 2012 का जो 1 जनवरी होगा वो किससे स्टार्ट होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं, है ना। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, हम देख लेते हैं इसमें क्या क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, इन अ पर्टिकुलर ईयर 12 जनवरी इज अ संडे, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बेसिक आइडिया ये होना चाहिए कि 7 डेज़ का वीक हम मानते हैं, ठीक है, 7 डेज़ का वीक होता है ना। तो फॉर एग्जाम्पल मंडे से लेट्स से स्टार्ट हो रहा है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, है ना, थर्सडे, फ्राइडे, फिर सैटरडे और फिर संडे, ठीक है। तो आप इसमें एक चीज़ नोटिस करो, ये 1 to 7 चल रहा है ना, तो 1 to 7 का वीक होता है। और उसके बाद 8th डे जो होता है, 8th डे इज अगेन द सेम डे, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ मंडे से स्टार्ट हो रही है तो उसके 7 दिन बाद दैट इज 8th डे वुड अगेन बी द सेम डे, है ना। तो हम क्या करते हैं, ये 7 का जो वीक होता है, 7 डेज़ का वीक होता है, इसके मल्टीपल्स को हम देखते हैं, क्योंकि ये तो सेम ही है ना, ये हमेशा सेम ही रहेगा, 7 7 7 7 7 हमेशा सेम रहेगा जब हमको डेज कैलकुलेट करना रहता है ना। जैसे मान लो मैंने आपसे पूछा कि फर्स्ट इज मंडे, ठीक है, मैंने आपको बोला 1 जनवरी इज मंडे, तो व्हाट वुड बी द 8th जनवरी, है ना। 8th जनवरी क्या होगा, तो आप क्या बताओगे, कैसे बताओगे, आप बोलोगे कि 7 डेज़ का वीक होता है ना, तो मैं 7 डेज़ का वीक काउंट करूंगा। तो 7 डेज़ का लेट्स से मैं वीक काउंट करता हूँ, है ना। तो उसके बाद 8th डे जो आएगा दैट वुड बी सेम डे, दैट इज मंडे, ठीक है। समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। अभी लेट्स से मैं आपसे पूछता कि 16th डे, या फिर लेट्स से मैं आपसे पूछता 15th डे क्या होगा, है ना, व्हाट वुड बी द 15th डे, ठीक है। तो 1 to 15 कितने डेज हैं, 14 डेज है ना। 14 दैट इज 2 वीक्स, देयर आर 2 वीक्स अगेन, है ना। तो अगर मैं 8th से अगेन 7 प्लस करूँ तो 15th वुड बी द संडे, है ना, सॉरी 14th वुड बी द संडे, 8th 9th 10th, है ना, 11th 12th 13 और 14 वुड बी द संडे अगेन, है ना। तो 15th डे क्या होगा, 15th वुड बी अगेन मंडे। तो इसमें आपने क्या किया, 7 into 2 का वीक किया है ना, 7 into 2 मंडे से स्टार्ट हो रहा है, 7 into 2 संडे जो 14th डे होगा दैट वुड बी द एंड ऑफ द वीक, है ना, दैट वुड बी संडे, है ना। तो फिर से जो 15th डे आएगा दैट वुड बी अगेन मंडे, है ना, क्योंकि मंडे से स्टार्ट हो रहा है। तो इस टाइप से क्वेश्चन हम करते हैं। तो लेट्स सी इसमें क्या कंसेप्ट है और इसमें हम कैसे क्वेश्चन करते हैं। तो जनरली क्या होता है, जितने भी डेज होते हैं ना उन सबको हम टोटल डेज कैलकुलेट कर लेते हैं, लेट्स से 250 आ रहा है, इसको फिर हम 7 से डिवाइड कर देते हैं ताकि हम नंबर ऑफ वीक्स निकाल पाएँ। तो जो वीक होगा, एक वीक तो सेम ही रहेगा हमेशा, है ना। तो हम बस आखिरी जितने भी इसका रिमाइंडर बचता है उसको हम गिनते हैं, उससे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा डे होगा, ठीक है। क्वेश्चन देख के करते हैं। 12th जनवरी इज अ संडे, ठीक है। तो 12th जनवरी जो है वो संडे है, ये हमको पता चल गया, ये संडे है, ठीक है। 12th जनवरी इज अ संडे, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। तो वीक आप किसी से भी चालू कर सकते हो, जरूरी नहीं मंडे से स्टार्ट हो रहा है ना। संडे टू सैटरडे भी एक वीक है, संडे टू सैटरडे भी एक वीक है ना। 15th जुलाई इज अ संडे इफ द ईयर इज अ लीप ईयर। अच्छा, लीप ईयर में क्या होता है, जनवरी जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें हमारा जो फेब्रवरी होता है उसमें 28 डेज होते हैं ना। और जो लीप ईयर होता है उसमें फरवरी में 29 डेज होते हैं, ठीक है। तो ये भी काउंट होता है, 29 डेज हो जाते हैं। उसके बाद हमको ये पता है कि जनवरी में कितने डेज होते हैं, 31, फरवरी में कितने होते हैं, अगर लीप ईयर है तो 29, नहीं है तो 28, ठीक है। फिर जनवरी, फरवरी, मार्च में कितने होंगे, अगेन द सेम अल्टरनेट रिपीट होता है 31। अप्रैल में कितने होंगे, 30 डेज, है ना। मई में कितने होंगे, अगेन 31 डेज। तो इस टाइप से रिपीट होता रहता है, ठीक है, समझ में आ गया। अभी क्या है, इसमें दिया गया हुआ है कि 12th जनवरी जो है वो क्या है, वो संडे है, ठीक है, 12 जनवरी से संडे। उसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 15th जुलाई, दो डेट दी हुए हैं, 15 जुलाई और 12th जुलाई, ठीक है। तो हम पहले दोनों डेट का देख लेते हैं, 15th जुलाई
है ना, और 12 जुलाई, 15 और 12 जुलाई। अब इसमें लीप और नॉन लीप ईयर भी दिया हुआ है, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम लीप ईयर के लिए कैलकुलेट करते हैं, फिर हम नॉन लीप ईयर का भी देख लेंगे, ठीक है। तो 15 जुलाई जो है, 15 जुलाई और 12 जनवरी के बीच में कितने दिन होंगे, आप मेरे को बताओ। 12 जनवरी और 15 जुलाई के बीच में हाउ मेनी डेज आर देयर, तो कितने दिन होंगे। जनवरी में कितने 31 डेज होते हैं, तो 12 जनवरी से अगर मैं लेके चलूँ तो 31 माइनस 12 कितना होता है, 9 19, तो 20 डेज होंगे बेसिकली, है ना, क्योंकि ये हमको +1 करना पड़ेगा, है ना। 20 डेज ये हो गए जनवरी में, ठीक है। उसके बाद कितना हो गया, उसके बाद फरवरी में अगर लीप ईयर नहीं है ना, मान लो लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल नॉन लीप ईयर के लिए निकालें तो फरवरी में 28 डेज, है ना। फिर मार्च में कितना होगा, फिर मार्च में 31 डेज, फिर अप्रैल में 30 डेज अगेन, है ना। मई में 31 डेज, जून में 30 डेज, और फिर जुलाई में 15 जुलाई तक है तो पहले के 15 दिन, ठीक है। कितने हो गए टोटल दिन, गिनो गिनो जरा कितने हो गए, 8 + 1 9 + 1 10, 10 और 5 15, है ना। टोटल हो गए 15 और 2 2 4 5 5 और 3 8 8 और 3 11 11 और 3 14 14 और 3 17 17 और 1 18, है ना। 185 डेज हो गए, ठीक है। 185 + 1 करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो अपन ने एक जो है 185 15th डेज में काउंट नहीं किया है ना, 15 डे हमने इसमें काउंट नहीं किया है, तो टोटल हो गया 186 डेज, ठीक है। 186 डेज हो गए। अब आप देख लो ना, क्योंकि हमने इसमें क्या काउंट किया, हमने इसमें ये जो 15 काउंट किया, ये कैसे किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, है ना। इसमें क्या बोला है, 15 जुलाई, ओके ठीक है। तो ये 15 हमने सॉरी काउंट कर लिया है इसमें, है ना, सॉरी ये हमने काउंट कर लिया है। ये नॉन लीप ईयर के लिए कितने डेज हो गए, 185 डेज हो गए, ठीक है, टिल 15 जुलाई। और 12 जुलाई तक कितने हो जाएंगे, तो इसमें हम 3 दिन माइनस कर देंगे, 182 डेज हो जाएंगे, है ना, 182 डेज हो जाएंगे, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं। अब वही चीज़ अगर अब मैं लीप ईयर के लिए लगाऊं तो क्या हो जाएगा, एक इसमें बढ़ जाएगा, यहाँ पे 186 हो जाएगा, यहाँ पे 183 हो जाएगा, है ना, यही है ना, इंक्लूडिंग 12th, ठीक है। अब वो बोला है 15 जुलाई इज अ संडे, 15 जुलाई क्या होगा वो ये पूछ रहा है। तो लेट्स डिवाइड द होल, ये जो आया है 186, 12th जैन से लेकर मैंने कैलकुलेट किए 15 जुलाई तक नंबर ऑफ डेज कितने हैं, ठीक है। मेरा आया यहाँ पे 185 डिवाइडेड बाय 7 कितना होता है, 7 2 14 45 आया, 7 6 42, है ना, 7 6 42। तो रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आया 3 इज द रिमाइंडर। तो 26 वीक्स तो हैं प्लस 3 दिन एक्स्ट्रा हैं, ठीक है, समझ में आया। तो 26 वीक अगर एक्स्ट्रा हैं, मतलब 3 दिन अगर एक्स्ट्रा हैं, तो हमारा स्टार्ट कैसे हुआ था, संडे से स्टार्ट हुआ था, संडे टू सैटरडे हमारा वीक है। तो संडे टू सैटरडे अगर हमारा वीक है, तो ये जो 3 दिन बच रहे हैं, है ना, उसमें क्या आएगा, संडे मंडे और ट्यूसडे आ जाएगा, है ना, समझ में आया। तो 15 जुलाई क्या होगा, 15 जुलाई वुड बी ट्यूसडे, है ना, इट वुड नॉट बी अ संडे। 15 जुलाई इज अ संडे इफ द ईयर इज अ लीप ईयर, अगर लीप ईयर है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 186 डिवाइडेड बाय 7 अगेन 4 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, है ना। तो 4 दिन में क्या ही हो जाएगा, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, है ना, वेडनेसडे आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना। 12 जुलाई संडे इफ द ईयर इज अ लीप ईयर। 12 जुलाई क्या होगा, 12 जुलाई में क्या है, 183 डेज है ना, अगर लीप ईयर है तो, और नहीं लीप ईयर है तो 182 डेज है। तो 182 को 7 से डिवाइड करो तो पूरा डिविजिबल आ रहा है ना, 7 6 42, तो 26 डेज का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो 12 जुलाई वुड बी सैटरडे बेसिकली, है ना, 12 जुलाई वुड बी सैटरडे। और 183 में करोगे तो एक दिन एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो ये जो एक दिन एक्स्ट्रा आएगा वो क्या होगा, वो 12 संडे हो जाएगा ना, क्योंकि संडे टू सैटरडे पूरा वीक था, एक एडिशनल आ गया, वीक खत्म होगा तो अगला दिन क्या आएगा, वीक खत्म हो गया, संडे टू सैटरडे का वीक खत्म हो गया, तो फिर से नया वीक चालू हुआ ना, तो फिर से संडे से स्टार्ट होगा। तो 12 जुलाई जो क्या होगा, 12 जुलाई संडे होगा, 12 जुलाई संडे होगा इफ द ईयर इज अ लीप ईयर, समझ में आया। 183 को जब हमने 7 से डिवाइड किया तो क्या आया, 1 रिमाइंडर आया, ठीक है। तो 7 वीक्स तो पूरे कंप्लीट हो गए, उसके बाद जो एक अगेन फिर नया वीक चालू होगा, तो नया वीक अगेन संडे से चालू होगा, तो हमने तो ये माना था ना कि संडे से वीक चालू हो रहा है, तो संडे टू सैटरडे का वीक हमने माना है इसमें, ठीक है। तो संडे होगा 12 जुलाई, समझ में आ रहा है। इस टाइप से करते हैं। तो इसमें हमने क्या एसेंशियली क्या, आप इसमें कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट किया गया, क्वेश्चन तो खुद भी सॉल्व कर सकते हो। कंसेप्ट हमने क्या किया, हमने 12 जनवरी से लेकर
12 जनवरी से लेकर जो 15 या जो भी डेट दी हुई है 15 जुलाई तक, है ना, और 12 जुलाई तक टोटल नंबर ऑफ डेज काउंट किए कि इन दोनों के बीच में टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं, है ना। अगर लीप ईयर है तो कितने नंबर ऑफ डेज हैं, अगर नॉन लीप ईयर है तो कितने नंबर ऑफ डेज हैं। फिर जो भी नंबर आया था हमारा, जैसे 186 आया, ठीक है। अब हमने वीक मान लिया था, हमने वीक क्या माना था, संडे टू सैटरडे का वीक माना है, ठीक है, संडे टू सैटरडे का वीक माना है। तो ऐसे कितने वीक्स आएंगे इसमें, तो वो तो 7 से डिवाइड करने में पता चलेगा। हमने 7 से इसको डिवाइड किया, हमको क्या पता चला कि इसमें 4 दिन एक्स्ट्रा आ रहा है, 4 रिमाइंडर आ रहा है, दिस वॉज द रिमाइंडर। तो जितने भी रिमाइंडर है दिस इज द एक्स्ट्रा डेज जो वीक के अलावा होंगे, समझ में आ रहा है, जो वीक के अलावा होंगे। तो ये 4 डेज को हमको एडजस्ट करना है। तो 7 वीक तो खत्म हो गया, अब नया वीक स्टार्ट होगा। नया वीक कहाँ से स्टार्ट होगा, संडे से स्टार्ट होगा। अगेन संडे आएगा, फिर मंडे आएगा, फिर ट्यूसडे आएगा, फिर वेडनेसडे आएगा। तो 1 2 3 4, तो ये जो दिन होगा 186th डे, है ना, दैट वुड बी वेडनेसडे। इस टाइप से हम निकालते हैं आंसर्स को। समझ में आया कैसे निकालते हैं? कोई डाउट हो तो फिर से पूछ लेना, फिर से बता देंगे, मेल करके पूछ लेना तो फिर से बता देंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये फैमिली पे क्वेश्चन है बेसिकली, तो आपको थोड़ा बहुत फैमिली का बेसिक्स आना चाहिए, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। पर पहले ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये फैमिली ट्री वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये कैसे करते हैं, है ना। इसमें एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो और जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसको ऑर्गेनाइज किया करो, तभी दिख पाएगा कि क्या पूछना चाह रहा है और क्या हम डिड्यूस कर सकते हैं जो इन्फॉर्मेशन हमको दी हुई है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। अ फैमिली ऑफ 2 जनरेशंस कंसिस्टिंग ऑफ 6 मेंबर्स। तो पहला वर्ड क्या बोल रहा है, 2 जनरेशन 6 मेंबर्स। तो इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पे लिखते हैं 2 जनरेशन है। 2 जनरेशन मतलब जैसे आपकी जनरेशन है और आपके माता पिता की जनरेशन है, तो वो 2 जनरेशन हो गई। तो एक जनरेशन ये है और दूसरी लेट्स से इधर जनरेशन है, तो 2 जनरेशन है। इसमें 6 लोग हैं, ठीक है। कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, ठीक है। अब वो 6 लोग देख लेते हैं कौन कौन है। P Q R S T and U लिख लेते हैं कौन कौन है। P है, Q है, R है, S है, T है और U है। ये 6 लोग हैं 2 जनरेशन मिला के, ठीक है। 2 जनरेशन मिला के 6 लोग हैं। इसमें क्या बोल रहे हैं, 3 मेल्स हैं और 3 फीमेल्स हैं, ठीक है। दूसरी इन्फॉर्मेशन मिल गई हमको क्या, कि 3 मेल्स हैं, ठीक है, और 3 फीमेल्स हैं। मैं मेल को M से कर रहा हूँ और फीमेल को F से कर रहा हूँ, ठीक है। तो 3 मेल हैं और 3 फीमेल हैं, समझ में आ गया। 3 मेल हैं और 3 फीमेल हैं। उसके बाद देयर आर 2 मैरिड कपल्स। मैरिड कपल्स मतलब कि 2 मेल 2 फीमेल से शादी करेंगे, ठीक है। तो 2 मैरिड कपल है, समझ में आया, 2 मैरिड कपल है, ठीक है, 2 मैरिड कपल है। एंड 2 अनमैरिड सिबलिंग्स, ठीक है। और बाकी तो ये लोग कितने हो गए, टोटल कितने हो गए, 4 लोग हो गए। बचे कितने, टोटल 6 थे, बचे कितने, 2 लोग और बचे। तो ये जो 2 बचे हैं दीज आर अनमैरिड, ये लोग 2 अनमैरिड है। अब ये जो 2 लोग अनमैरिड है, अब हमको पता चल गया कि टोटल 3 मेल हैं और 3 फीमेल हैं, ठीक है, जिनमें से 2 कपल हैं। 2 कपल है मतलब कि 2 मेल्स मैरिड हैं और 2 फीमेल्स मैरिड है। तो जो बचे 2, जो बाकी 2 बचे, उनमें से एक मेल होगा और एक फीमेल होगी, है ना। यही तो डिड्यूस कर सकते हैं हम। 2 बचे बाद में और ये दोनों आपस में भाई बहन हैं, ठीक है। दीज 2 आर अनमैरिड एंड सिबलिंग्स ऑल्सो, समझ में आया, दीज आर अनमैरिड एंड सिबलिंग्स ऑल्सो। तो ये हम लिख लें कहीं पे, यहाँ पे लिख लेते हैं कि, अब यहाँ पे लिख लेते हैं कि एक मेल और एक फीमेल, ठीक है। दीज 2 आर सिबलिंग्स, भाई बहन है, सिबलिंग्स है ना, सिबलिंग्स है। और ऑब्वियसली ये लोग अनमैरिड भी हैं, ठीक है, ये लोग अनमैरिड हैं। UM से मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ अनमैरिड को, ठीक है। अनमैरिड वैसे लिख लो, अनमैरिड लिख लो, ये दोनों अनमैरिड हैं, ठीक है। समझ में आया, अनमैरिड है और आपस में भाई बहन है, ठीक है, ये समझ में आ गया। और बाकी जो 4 लोग हैं वो मैरिड हैं, ठीक है। U is P's डॉटर, ठीक है, U is P's डॉटर एंड Q is R's मदर इन लॉ। अब इस स्टेटमेंट से हम क्या निकाल सकते हैं, लेट्स सी। U is P's डॉटर कर लेते हैं, P की बेटी है U, है ना, U is P's डॉटर, यही तो मतलब हुआ। तो P पहली जनरेशन में होगा और U दूसरी जनरेशन में होगी, है ना। U is P's डॉटर, तो ये क्या है, डॉटर है इसकी, ये इसकी बेटी है ना, ये इसकी बेटी है। तो एक चीज़ तो हमको ये पता चल गई कि बेटी है तो फीमेल है, इसका मतलब, है ना। शी इज़ अ फीमेल एंड शी इज़ डॉटर ऑफ P, है ना। शी इज़ डॉटर ऑफ P का क्या मतलब है,
ये पी की डॉटर कब हो सकती है? व्हेन पी इज मैरिड, शादी करोगे तभी तो बेटी करोगे, है ना। तो हमको ये पता चल गया कि मैरिड में एक तो पी है, ठीक है, ये मैरिड है, शी इज मैरिड, इसको मैं ऐसे टिक लगा देता हूँ, शी इज मैरिड, पी इज मैरिड, ठीक है। पी की बेटी है यू, तो यू इज अ फीमेल, ये हमको पता चल गया। तो जो फीमेल वाली लिस्ट है, जो लेट्स से जो ये एक मैरिड है और एक फीमेल हम बना देते हैं इधर, यहाँ पे कर लेते हैं फीमेल। तो ये जो फीमेल वाली लिस्ट है उसमें एक कौन आ गया? उसमें एक यू आ गया, ठीक है, समझ में आ गया, उसमें एक यू आ गया। तो यू इज़ अ फीमेल, ठीक है। पी इज़ अनमैरिड, सॉरी पी इज़ मैरिड, हमको ये पता चल गया पी इज़ मैरिड, ठीक है, तभी तो बेटी हुई होगी। उसके बाद क्या बोल रहा है? क्यू इज़ आर्ट्स मदर इन लॉ। मदर इन लॉ कौन होता है? जैसे मान लो आपने किसी से शादी करी है ना, तो उनकी मम्मी, हर मॉम या हिज मॉम, शी वुड बी योर मदर इन लॉ। मदर इन लॉ मतलब कि लॉ के सेंस में मदर, लॉ के सेंस में मतलब जब दो लोग शादी करते हैं, ठीक है, तो इनकी जो मॉम है, ठीक है, दैट वुड बी एज मदर इन लॉ, समझ में आ रहा है। और इसकी जो मॉम होंगी दैट वुड बी बीज मदर इन लॉ, समझ में आया, ये रिलेशन समझ में आ गया। तो अब हम देखते हैं क्या बोल रहा है। क्यू इज आर्ट्स मदर इन लॉ, तो इसका मतलब मदर इन लॉ है, तो मतलब पहली जनरेशन में होंगी ये। क्यू इज आर्ट्स मदर इन लॉ, आर की ये मदर इन लॉ है, ठीक है, क्यू मदर इन लॉ है, मतलब कि इनकी बेटी या बेटे से आर ने शादी करी होगी, है ना। इनकी बेटी या बेटे से आर ने शादी करी होगी तभी तो मदर इन लॉ बनी है। तो इसका मतलब आर इज मैरिड, है ना। तो आर इज मैरिड, टिक लगा देते हैं कि आर मैरिड है, ठीक है। और क्यू जो है वो मदर इन लॉ है पहली जनरेशन में, तो ऑब्वियसली आर की बेटी या बेटे से इन्होंने शादी की होगी, तो क्यू भी ने भी तो शादी की होगी, है ना। क्यू की बेटी या बेटे से ही आर ने शादी करी होगी, तभी तो क्यू मदर इन लॉ बनी है। तो क्यू इज ऑल्सो मैरिड, तो क्यू भी मैरिड हो गई, है ना, क्यू पे भी टिक लगा देंगे। एंड शी इज मदर इन लॉ, मदर इन लॉ मतलब शी इज अ फीमेल, है ना, शी इज अ फीमेल। तो फीमेल की दूसरे में कौन आ गया? क्यू आ गया, क्यू इज अ फीमेल, ये हमको पता चल गया, ठीक है। एंड क्यू इज ऑल्सो मैरिड, ठीक है, ये मैरिड हो गई। तो 3 लोग अभी मैरिड हो चुके हैं, टोटल 4 लोग मैरिड थे, हमने देखा था ना, टोटल 4 लोग मैरिड हैं, जिसमें 2 मेल हैं और 2 फीमेल हैं, ठीक है। तो शी इज़ अ फीमेल, है ना, ये हमको पता चलेगा शी इज़ अ फीमेल, बाकी नहीं पता, बट पी आर क्यू इज़ मैरिड, ठीक है। अब दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं, दूसरी क्या है, आगे भी एक स्टेटमेंट दी है, टी इज़ एन अनमैरिड मेल एंड एस इज़ अ मेल, ठीक है। टी इज़ एन अनमैरिड मेल, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे अनमैरिड वाला भी बना लेते हैं। तो टी इज़ अनमैरिड, अब टी कहाँ है मेरे को नहीं पता, बट टी इज़ अनमैरिड, ठीक है, इसको हम क्रॉस से लगा देते हैं कि ये अनमैरिड है। और ये क्या है? ये मेल भी है, यही बोला ना, टी इज़ अनमैरिड मेल, तो फीमेल वाला यहाँ कर देते हैं और मेल वाला यहाँ कर देते हैं। तो टी इज़ अनमैरिड मेल, ही इज़ अ मेल एंड ही इज़ अनमैरिड। अब देखो, टी इज़ अनमैरिड ऑल्सो एंड टी इज़ मेल ऑल्सो, ठीक है, समझ में आ गया। हमने ये देखा था कि अनमैरिड में एक मेल होगा और एक फीमेल होगा और वो आपस में भाई बहन होंगे, समझ में आ रहा है। तो ये जो मेल है ये कौन है? ये टी है ना, टी इज अनमैरिड मेल, मैरिड भी नहीं है, अनमैरिड है और मेल भी है, तो टी इज अनमैरिड मेल, ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा क्या बोल रहा है? एस इज अ मेल, एस इज अ मेल, एस इज अ मेल, तो एस को हम मेल में डाल देते हैं, एस इज अ मेल, ठीक है, एस भी है एक एंड ही इज अ मेल, ठीक है, ही इज अ मेल, समझ में आ गया, एस इज अ मेल। अब देखो, अब बचा क्या क्या, पी आर क्यू था, एस इज अ मेल, ठीक है, एस इज अ मेल, तो एस मैरिड होगा, है ना, क्योंकि अनमैरिड में तो बस अब एक फीमेल बची है, मेल में तो टी आ गया, तो एस इज मैरिड, हमने ये देख लिया एस इज मैरिड, तो मैरिड में क्या आ गया, यहाँ पे डाल देते हैं एस, एस इज मैरिड, है ना, एस इज मैरिड, एस इज मैरिड, ठीक है, एस मैरिड है, आर मैरिड है, पी आर क्यू एस, पी आर क्यू एस हटा दो, पी क्यू आर एस, ये लोग मैरिड है, तो टी और यू अनमैरिड है। तो ये जो यू है, जो ये डॉटर थी, शी इज अनमैरिड, तो ये जो फीमेल है, जो अनमैरिड फीमेल थी, शी इज यू, ठीक है, और टी इसका क्या है? टी इसका भाई है ना, टी इसका क्या है? टी इसका भाई है, तो हम यहाँ मार देते हैं कि ये मेल है, इसका भाई है ना, ये पी की बेटी यू है, पी का बेटा टी है, ठीक है, और टी और यू आपस में भाई बहन है, ठीक है। और पी और क्यू पहली जनरेशन में है, टी यू दूसरी जनरेशन में है, आर बचा और एस बचा, ठीक है, एस इज अ मेल और आर जो है, एक मिनट ऐसे, अच्छा, जो मैरिड कपल्स हैं उसमें हमने फीमेल कितना है, फीमेल यू और क्यू हो गए और मेल में टी और एस हो गए, तो बचे कितने? एक फीमेल बची है यहाँ पे, है ना, एक फीमेल बची है और एक मेल बचा है, ठीक है,
तो अब देखो, अब ये मेल है और ये फीमेल है, इसकी इससे शादी हुई होगी, है ना, इसकी इससे शादी हुई होगी, है ना, तभी तो ये इसकी मदर इन लॉ बनी होगी, है ना। मदर इन लॉ का क्या मतलब है, मदर इन लॉ का क्या मतलब है, एस इज अ मेल, ये मेल बचा है, यहाँ पे मेल और फीमेल ये लोग आपस में भाई बहन है ना। क्यू इज़ अ फीमेल, है ना, फीमेल की कैटेगरी में कहाँ गया यार, क्यू इज़ अ फीमेल, है ना। तो एक मेल बचा है और एक फीमेल बची है, ठीक है, समझ में आ रहा है, एक मेल बचा है और एक फीमेल बची है। एंड एस इज़ अ मेल, ठीक है। तो इसकी इससे शादी हुई होगी, है ना, शी वुड बी, ये वाइफ होगी इसकी, समझ में आ रहा है, शी वुड बी अ फीमेल, ये फीमेल होगी, है ना। और फिर ये इसकी मदर इन लॉ बनी होगी क्यू, समझ में आ रहा है, आर की मदर इन लॉ बनी होगी, मतलब ये क्यू जो है वो एस की मॉम होंगी, ठीक है। तभी तो हो पाएगा ना, समझ में आ रहा है ना, तभी हो पाएगा। तो क्या हो गया, ये सब समझ में आ गया कैसे हो रहा है ये। हमने डिड्यूस क्या किया कि मैरिड में कौन कौन है, पी आर क्यू एस मैरिड है, पी आर क्यू एस मैरिड है और टी और यू अनमैरिड है, इसको ऐसे कर देते हैं, टी और यू अनमैरिड है, टी मेल है। तो बचा जो अनमैरिड वाला है, एक फीमेल बची थी क्योंकि ये दोनों भाई बहन थे, तो यू जो है वो क्या हो गया, वो एक फीमेल हो गई, है ना, वो एक फीमेल हो गई, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद क्या था, यू एक फीमेल हो गई, ये हो गया। फीमेल में हमने देख लिया कौन कौन थे, फीमेल में यू और क्यू थे, है ना, यू और क्यू फीमेल में थे, राइट। और मेल में कौन था, टी और एस थे, ठीक है। तो टी और एस मेल थे और यू और क्यू फीमेल थे, तो बचा एक फीमेल, है ना, एक फीमेल और एक मेल, ठीक है, एक फीमेल और एक मेल। मैरिड में कौन थे, पी आर क्यू एस, अनमैरिड में टी और कौन, टी और यू, है ना। तो समझ में आया, एस इज अ मेल, इसका मतलब आर जो है वो इसकी एस की वाइफ होगी, है ना, एस की वाइफ होगी, करेक्ट। क्यों होगी वाइफ, क्यों एस आर जो है वो एस की वाइफ क्यों होगी, फिर से समझाता हूँ रुको, एस की वाइफ क्यों होगी, लेट मी टेल यू अगेन। इसको हम हटा देते हैं कि ये वाइफ है, ठीक है, ये 5 है, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा, एसेंशियली हमने अभी क्या देखा, हमें इतना इन्फॉर्मेशन मिल गया, हमें इतना इन्फॉर्मेशन मिल गया कि फीमेल में यू और क्यू है, मेल में टी और एस है ना। एस जो है वो मैरिड है, ठीक है, मैरिड में पी आर क्यू और एस है और अनमैरिड में टी और यू है, इतना तो समझ में आ गया था, है ना। अब हमको पता है कि पी आर क्यू और एस मैरिड है, पी क्यू आर और एस मैरिड है। और एक बात बताओ, एक कॉमन सेंस वाली बात नहीं है कि एक ही जनरेशन में तो मैरिज होगी, पी और क्यू अगर एक जनरेशन में है तो एक ही जनरेशन मैरिज होगी जनरली, है ना, और दूसरी जनरेशन दूसरी मैरिज होगी। हमको पता है कि 4 लोग मैरिड है, ठीक है, हमको पता है 4 लोग मैरिड है, और हमको ये पता है कि 2 लोग एक जनरेशन के, 2 लोग दूसरे जनरेशन के हैं, ठीक है। 2 लोग अगर एक जनरेशन के हैं और 2 लोग दूसरी जनरेशन के हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर हमको ये कैसे पता कि ऐसे एक जनरेशन का होगा, वो ऐसे पता चलेगा क्योंकि हमको ये तो मालूम है ना कि आर मैरिड है, हमको ये मालूम है आर मैरिड है, ठीक है। और हमको ये भी मालूम है कि पी मैरिड है और क्यू भी मैरिड है, और पी और क्यू एक जनरेशन के हैं और क्यू फीमेल है, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि ये दोनों मैरिड होंगे आपस में, है ना, एक जनरेशन के लोग ही तो आपस में मैरिड होंगे, करेक्ट। तो इसीलिए, और आर मैरिड है, और अगर आर मैरिड है ना, आर मैरिड है तो आर पी से शादी थोड़ी करेगा, है ना, पी तो दूसरी जनरेशन में है। तो पी और क्यू आपस में ही मैरिज कर सकते हैं, एक ही पॉसिबिलिटी है क्योंकि पी और क्यू एक ही जनरेशन के हैं और मैरिड है। इसका मतलब कि एस जो है वो सेकेंड जनरेशन का है और एस आर से मैरिड है, एंड सिंस आर इज अ मेल तो आर हैज टू बी वाइफ ऑफ एस, आर हैज टू बी फीमेल, समझ में आया। इसीलिए आर जो है शी इज अ वाइफ ऑफ एस, है ना। और एस बेसिकली क्या होगा, क्यू जो है वो एस की मॉम है, ठीक है, ये इसकी मॉम है, तभी तो आर की ये मदर इन लॉ है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि क्वेश्चन पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो करेक्ट क्या हो जाएगा, आर इज एस वाइफ, समझ में आया, ऐसे होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अब उसके बाद बेसिक टर्म्स देख लेते हैं, एक मिनट जाओ, उसके बाद बेसिक टर्म्स देख लेते हैं कि रिलेशंस में कौन कौन से बेसिक टर्म्स होते हैं। तो पेरेंट्स का तो पता ही है ना, मदर एंड फादर आर पेरेंट्स, चिल्ड्रन सन और डॉटर, सिबलिंग्स भाई बहन, है ना, सेम ब्रदर या दो भाई हों, 2 सिस्टर्स हो या भाई बहन हो। स्पाउस कौन होता है, जो आपका पार्टनर होता है, लाइफ पार्टनर, है ना, तो जो 2 लोग शादी करते हैं वो एक दूसरे के स्पाउस होते हैं ना, हस्बैंड और वाइफ। आंट कौन होती है, पापा की बहन, है ना, शी इज आंट, आंट मीन्स फादर सिस्टर या मदर सिस्टर या फादर्स ब्रदर्स वाइफ और मदर्स ब्रदर्स वाइफ, है ना, मम्मी के भाई, मम्मी के भाई की वाइफ, शी इज आंट, है ना।
तो मदर्स ब्रदर्स वाइफ या फिर फादर्स ब्रदर्स वाइफ, है ना, मतलब आपके जैसे आपके पापा के कोई बड़े भाई हो, है ना, उनकी वाइफ, शी इज़ योर आंट, है ना, शी इज़ योर आंट। एक मिनट, या फिर मदर्स सिस्टर, है ना, मदर्स सिस्टर, आपकी मॉम की आपकी मॉम की बहन, जिनको आप मासी बोलते हो, है ना। तो और अंकल, अंकल वो मेल वाले पार्ट हो जाएंगे, अंकल सेम चीज़ का मेल वाले पार्ट अंकल हो जाएंगे। नीस कौन होता है? ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डॉटर, ठीक है। नेफ्यू कौन होता है? ब्रदर्स एंड सिस्टर्स सन, आपके भाई का बेटा, है ना। आपके भाई की बेटी जो होगी वो आपकी नीस होगी। आपके भाई का बेटा कौन होगा? नेफ्यू होगा। कज़न कौन होंगे? जो आपके आंटी और अंकल के बेटे होंगे, बेटे या बेटी होंगे, वो होंगे कज़न। फादर इन लॉ, फादर ऑफ द स्पाउस, मदर इन लॉ, मदर ऑफ द स्पाउस, है ना। जो आपका पार्टनर है उनकी मम्मी या उनके डैड, वो आपके फादर इन लॉ या फिर मदर इन लॉ होंगे। सिस्टर इन लॉ उनकी बहन, जो आपकी पार्टनर की बहन है, आपकी पार्टनर की जो सिस्टर है वो आपकी सिस्टर इन लॉ हो गई। लॉ में मतलब हो रहा है, मतलब कि आप जिससे शादी कर रहे हो उनके भाई भतीजे और मदर फादर, वो आपके लॉ इन लॉ हो गए, ठीक है। फिर ऐसे ही को सिस्टर आएगा, वाइफ ऑफ स्पाउस ब्रदर, है ना, जो आपके स्पाउस हैं उसके भाई की वाइफ, शी इज़ योर को सिस्टर। ब्रदर इन लॉ अगेन ब्रदर ऑफ द स्पाउस और हस्बैंड ऑफ द सिस्टर, ठीक है। आपकी बहन का बेसिकली हस्बैंड, ही इज ब्रदर इन लॉ, है ना। को ब्रदर कौन होगा? हस्बैंड ऑफ द स्पाउस सिस्टर। मैटरनल क्या होता है? रिलेशंस और फैमिली मेंबर्स हु आर फ्रॉम द मदर साइड। मदर साइड मतलब मैटरनल, फादर साइड मतलब पैटर्नल, है ना। जो आपकी मदर के साइड के रिलेशंस हैं वो आपके मैटरनल रिलेशंस हैं, और जो आपके फादर्स के साइड के रिलेशन है वो आपके पैटर्नल रिलेशंस हैं। समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़े। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं एवरेजेस के ऊपर, ठीक है। तो एवरेज के ऊपर ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या दिया हुआ है? गर्ल्स दी हुई हैं कि भाई गर्ल्स के एवरेज मार्क्स 9 हैं, बॉयज़ के एवरेज मार्क्स 8 हैं, ओवरऑल एवरेज मार्क्स 8.8 है। ये इंग्लिश की दिया हुआ है, हिंदी का भी दिया हुआ है और एक्स पूछा है। सिंपल है बहुत। मान लो गर्ल्स जो हैं वो जी हैं और बॉयज़ बी हैं, ठीक है। तो एवरेज मार्क्स गर्ल्स के कितने हैं? 9, ठीक है। तो एवरेज मार्क्स 9 है, तो मतलब टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, टोटल गर्ल्स के मार्क्स डिवाइडेड बाई जी वुड बी 9, है ना। और ऐसे ही बॉयज़ का दिया हुआ है, बॉयज़ के टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉयज़ वुड बी 8, ठीक है। और फिर ओवरऑल एवरेज मार्क्स दिया हुआ है। ओवरऑल एवरेज मार्क्स क्या होगा? टोटल मार्क्स ऑफ गर्ल्स इन इंग्लिश, टोटल मार्क्स ऑफ बॉयज़ इन इंग्लिश डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये कितना है? दिस इज 8.8, है ना। तो यहाँ से ये जो सिग्मा जी है ये क्या हो गया? 9G हो गया। तो 9G प्लस यहाँ से ये सिग्मा बी कितना हो गया? 8B, 8B डिवाइड बाय 9 प्लस बी, ना सॉरी G प्लस बी, है ना, G प्लस बी, दिस इज इक्वल टू 8.8। कितना हो गया ये? 9G प्लस 8B इज इक्वल टू 8.8G प्लस 8.8B, करेक्ट। तो यहाँ पे अब आप इसको रिलेशन आ जाएगा G और B में, राइट। कितना आएगा? 0.2G इज इक्वल टू 0.8B, है ना, दैट इज G इज इक्वल टू 4B। ये रिलेशन आ गया हमारा, G इज इक्वल टू 4B। अब सिंपल है, G इज इक्वल टू 4B हमको रिलेशन पता है, यहाँ लिख लेते हैं। G इज इक्वल टू 4B हमको रिलेशन पता है ना। अभी क्या कर सकते हैं हम? अब फिर हिंदी के लिए करते हैं सेम चीज़। तो गर्ल्स के मार्क्स जो हिंदी में हैं वो कितने हैं? 8 हैं। बॉयज़ के मार्क्स जो हिंदी में हैं वो कितने हैं? 7 हैं। हमको क्या निकालना है? टोटल मार्क्स। तो 8G प्लस 7B मतलब टोटल सिग्मा G प्लस B डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। ये हो जाएंगे हिंदी में। कितना हुआ? अब G इज इक्वल टू 4B लगा लो आप, है ना। G इज इक्वल टू 4B रखो यहाँ पे। G इज इक्वल टू 4B रखोगे तो क्या हो जाएगा? 8 × 4 32, 32B प्लस 7B डिवाइडेड बाई G प्लस B। G इज अगेन 4B, 4B प्लस B कितना हो जाएगा? 5B। कितना हो गया ये? 32 प्लस 7 39, 39 इज टू 5, हाँ 39 बाई G 8G प्लस 7B, है ना, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स G प्लस B, दैट इज़ 5B। हाँ तो 5 सही तो है। 5 7 ज़ा 35, है ना। 9 में से 5 गया 4, 5 8 ज़ा 40, कितना आया? 7.8। व्हाट इज़ द एवरेज? एवरेज इज 7.8। सही है ना, करेक्ट। सिंपल था। ऐसे एवरेजेस के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। चलो बाकी अगले लेक्चर में पढ़ते हैं, है ना, नहीं तो लंबा हो जाएगा।
और कोई भी डाउट हो तो आप हमको हमारे ईमेल आईडी पे पूछ सकते हैं। और आप अपने डाउट्स बेसिकली आप क्या करो कि एक फ़ाइल में कंपाइल करके हमको भेज दो, तो हम उसके आंसर्स और एक्सप्लेनेशन आपको भेज देंगे, ठीक है। चलो बाकी पढ़ते रहते हैं। आई होप टेस्ट सीरीज सब लोग लगा रहे हैं, है ना। और ये बस थोड़े मॉक्स क्वेश्चन सॉल्व करते रहना, तो CSAT पेपर 2 की तैयारी तो होती रहेगी। इतना कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा टफ भी नहीं है, आराम से हो जाएगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। चलो फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।